I'm Nityansh Verma. Today we will discuss chapter number 1, the relation and function for class 12th. Firstly, we have already discussed in class 11th, chapter number 2, relation and function. Class 11th में ऑलरेडी अपन ने पढ़ा है रिलेशन और फंक्शन क्या होता है, तो उसी के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा डिटेल स्टडी पढ़ रहे हैं अपन 12th क्लास के अंदर. वो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन, जो कि अपन 11th में पढ़ा है कि रिलेशन आर फ्रॉम a set A to set B is a subset of A cross B. A cross B का मतलब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा, उसको बोलते हैं ordered pair या Cartesian product of two sets A into B. तो R is the subset or equal to A cross B, यानी सबसेट हो सकता है A cross B का या equal to हो सकता है R any relation. जहाँ A cross B also known as the ordered pair or Cartesian product of the sets. Relation बोलते हैं किसी सेट A से सेट B में उनके जो एलिमेंट का रिलेशन है यानी रिलेटेड है. तो अपन बोल सकते हैं A क्रॉस B के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉसिबल बन सकते हैं एलिमेंट. A क्रॉस B के अंदर कितने जो भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उसी का R का अपना सबसेट होता है. रिलेशन इज द सबसेट और इक्वल टू ऑफ ऑर्डर पेयर. A क्रॉस B को ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं. अब आप लोगों को सबसे इसके बाद अपन जो डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप क्या होते हैं, ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11 में. तो प्लीज आप वहां से देखें, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं. नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन. रिलेशन होता है क्या है, मेनली रिलेशन होता है रिलेशन जो अपन ने डिस्कस किया उसमें कितने टाइप्स हो सकते हैं. सबसे पहले अपन बात करें कि एम्प्टी और वॉइड रिलेशन. ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, खाली नल सेट हो, तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे. बट जब यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे कि जो रिलेशन आर है ये उस ऑर्डर पेयर के एग्जैक्ट इक्वल आ जाएगा. ये जो इक्वल टू लगा हुआ उसके एग्जैक्ट इक्वल आ जाएगा. एग्जैक्ट इक्वल आ जाएगा तो वो उसका क्या हो गया, यानी ऑर्डर पेयर में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो उतने किस में आ जाएंगे, रिलेशन में आ गए. तो उस रिलेशन को बोलेंगे अपन यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे. पर जब बात आती है अपने आइडेंटिटी रिलेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपने काम आने वाला पार्ट. आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है. आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है आर जो है वो A, A where A is element of A या A related to है. इसका मीनिंग क्या, आइडेंटिटी का मतलब मैं आपको किसी एग्जांपल से समझाता हूँ. ये किसी एग्जांपल से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ. कोई सेट A है जिसमें मैं एलिमेंट लिखा 1 और 2 लिखा मैंने, और R में जो उसके इसका जो A है, A क्रॉस A, इस A का A क्रॉस A बना सकता हूँ. वो कितना बनेगा, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2. ये एक क्रॉस से बनेगा. आर में मैंने कोई एलिमेंट लिखे, आर में जो रिलेशन लिख रहा हूं वो आइडेंटिटी रिलेशन वो होगा जो 1 1 और 2 2 को रिप्रेजेंट करता है, यानी आइडेंटिकल को रिप्रेजेंट करता है. ओनली ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये कोई सेट है, लेट क्या मैंने, और ए क्रॉस है उसका ऑर्डर्ड पेयर है. क्या ये ऑर्डर्ड पेयर, जिसको अपन ये ऑर्डर पेयर था. अब उसमें कोई आर मैंने कोई अज्यूम किया है कि आर जो 1 1 और 2 2 आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि A, फॉर ऑल एलिमेंट A इज एलिमेंट ऑफ A, यानी A, जो एलिमेंट है सेम होनी चाहिए, इनपुट और आउटपुट यानी डोमेन और रेंज में सेम एलिमेंट होना चाहिए. और जो A एलिमेंट है वो किसको डिनोट करना चाहिए, A को. तो A में 1 और 2 है तो 1 1 और 2 2 दोनों उसमें मिलने चाहिए. और इसके अलावा और कुछ मिल जाता है, जैसा मैं यहाँ पे और लिख दूं कि 1 2 भी लिख दूं, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो, यानी इसको अपने को हटाना पड़ेगा. सिर्फ इन एलिमेंट की इमेज ही मिली थी 1 1 2 2, तो ही उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन. इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आइडेंटिटी रिलेशन कैसे होते हैं समझ में आ गया. क्योंकि जिस एलिमेंट की सेम आइडेंटिकल इमेज मिलेगी उसी को अपन आइडेंटिकल रिलेशन बोलेंगे. अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट और बढ़ा दूं 3, तो यहाँ पे 3 3 और आ जाएगा, 3 3 और आ जाएगा. यहाँ 4 बढ़ा दूं तो 4 4 और आ जाएगा. अगर उनमें से एक भी मिसिंग है, सपोज करो मैं इसमें से कह दूं कि ये 1 2 और मैं 2 2 लिख दिया, तो आप देख सकते हो कि इस A के लिए फॉर ऑल A इज एलिमेंट ऑफ A, सभी के लिए A के जो एलिमेंट है उन सभी के लिए एलिमेंट A होना चाहिए, जबकि यहाँ पर है नहीं है. देखो 1 1 नहीं मिल रहा, इसलिए आइडेंटिकल रिलेशन नहीं है. तो जितने भी एलिमेंट है उन सब, जितने भी यहाँ A में जितने भी उन सब की इमेज मिलनी चाहिए. तो यहाँ पर ये 1 1 है, तो अब आप इसको बोलेंगे ये आइडेंटिकल रिलेशन है. अब हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन कहता है, इनवर्स रिलेशन कहता है आर इनवर्स, जो अपना आर होता है उसी का उल्टा जो डोमेन और रेंज होता है. जैसे ये आर लिखा है, ये आर लिखा है,
तो इसका मुझे आर इनवर्स रिलेशन लिखना है, आर इनवर्स। तो मैं यहाँ पर इसका उल्टा रिलेशन कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने कोई यहाँ पर अब आर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आर मैंने कोई लिखा है, आर लिखा है 1 2 और मैं 1 2 और एक लिख रहा हूं मैं 2 2, ये आर में लिखा। तो इसका आर इनवर्स लिखूंगा 2 1 और 2 2। 2 को तो उल्टा सीधा कैसे भी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आर इनवर्स का मतलब हो गया जो एक्स और वाई होते हैं आर में, उसके उल्टे हो जाएंगे वाई और एक्स। जैसे आर इनवर्स इक्वल्स टू वाई एक्स, जो कि रिलेशन में क्या होंगे एक्स वाई, तो इसका उल्टा आ जाएगा वाई और एक्स। आर इनवर्स यानी उसके ऑर्डर के उल्टे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, यानी डोमेन रेंज की जगह चला जाएगा और रेंज डोमेन की जगह चला जाएगा। यही इस आर इनवर्स को नोट करते हैं, यानी वाई आर इनवर्स एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई एक्स आर वाई, यानी उल्टा लिखेंगे तो ये आर को नोट करेगा। तो यहाँ 1 और 2 करके 2 और 1 हो गया, 2 2 तो इमेज सेम है, 2 2 हो गया, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशन होते हैं। ये मैंने 4 टाइप्स पढ़ा था, एम्प्टी, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी और इनवर्स रिलेशन। अब अपन मेजर जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो अपने 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेजर 3 ये रिलेशन है। कौन कौन से अपन डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन आर इन सेट ए, किसी सेट ए की बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों नाम ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बना है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि किसी आर के अंदर जो आर बन रहा है ए क्रॉस ए से, जैसे ये ए है, ये ए क्रॉस ए, तो उस आर में जो एलिमेंट होंगे वो सेम एलिमेंट ही होंगे। जैसे अपन बात करें इन जैसे आइडेंटिटी होंगे वैसे सेम एलिमेंट होंगे। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूं, कि एक एग्जांपल ले लिया मैंने, कोई अज्यूम कर लिया, कोई 1 और 2 अज्यूम कर लिया, और उसका ए क्रॉस ए जो है वो मैंने ले लिया कोई 1 1 1 2 2 2 एंड 2 1, ये मैंने ए क्रॉस ए ले लिया, ऑर्डर पे इतने बनेंगे। तो उसका आर मैंने लेट किया है, लेट आर में जो मैंने एलिमेंट लिए हैं, ये कहता है 1 1 2 2 एंड 1 2, ये मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट ही लिखे हैं फॉर एग्जांपल। ये आर कोई रिलेशन माना हूं, उसका सबसेट है, क्योंकि अपन जानते हैं कि आर इज द सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ये उसको ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए के मैंने एलिमेंट लिखे। तो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं कि ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए फॉर एवरी ए इज एलिमेंट ऑफ ए। सारे उस ए के, ए में कितने एलिमेंट है 1 और 2, तो उनकी ए इमेज मिलनी चाहिए, यानी आइडेंटिटी वाला पार्ट ही, तो 1 1 और 2 2 मिलना चाहिए। बट एक रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में भी दोनों, रिफ्लेक्सिव का आइडेंटिटी का मतलब भी ए होता है, आइडेंटिटी का मतलब भी ए, रिफ्लेक्सिव का भी ए होता है। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि आइडेंटिटी क्या करता है, और किसी एलिमेंट को अलाउ नहीं करता है। आइडेंटिटी कहता है कि 1 1 और 2 ही एलिमेंट होंगे, इसके अलावा अगर यहाँ 1 2 आ गया या 2 1 आ गया तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है ही नहीं। जबकि रिफ्लेक्सिव कहता है कि अगर 1 1 है 2 2 है, उसके अलावा चाहे 1 2 लिख दो चाहे 2 1 लिख दो, बट मेरे ये सेम एलिमेंट तो होने ही चाहिए, ये तो होने ही चाहिए। अगर इसके अलावा और भी कोई एलिमेंट है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो वो सब किसको डिनोट करेंगे? रिफ्लेक्सिव को। बट आइडेंटिटी एलिमेंट का आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि इस आइडेंटिकल एलिमेंट के अलावा और कोई एलिमेंट अंदर नहीं मिलना चाहिए, अंदर होना ही नहीं चाहिए। यानी 1 2 और 2 1 अगर मिल गए तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, और इनके होते हुए भी 1 और 2 अंदर में लिख दो 1 2 और 2 1, तो इसमें आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि अगर 1 1 है और 2 2 है, इसका सेम इमेज है, बट उसमें और कोई एलिमेंट आ जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी उसको भी अपन रिफ्लेक्सिव कहेंगे। यानी इस एलिमेंट, इस वाले रिलेशन को तो आइडेंटिटी है ही है, रिफ्लेक्सिव भी है। यानी अगर मैं कहता हूं कि सारे आइडेंटिकल रिलेशन रिफ्लेक्सिव होते हैं, बट सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि अगर ये 1 2 लिखा मैंने, तो 1 2 लिखा है, तो 1 2 में आप देख सकते हो कि ये सेम इमेज तो है, ये 1 1 2 2, बट इसके अलावा एक इमेज एक एक्स्ट्रा ही है 1 2, तो रिफ्लेक्सिव इनको अलाउ करता है, जबकि आइडेंटिटी उनको अलाउ नहीं करता है। आइडेंटिटी में सिर्फ यही इमेज होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव में ये भी हो सकती है, उसके अलावा आप और भी कोई इमेज एलिमेंट लिखना चाहें तो आप फ्री। तो रिफ्लेक्सिव की ये है चीज। तो जो सारे आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, बट सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकते, इसलिए मैंने उसको आइडेंटिटी को सेपरेट समझा है।
अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर जैसे मैं यहाँ पर 1 और 2 लिखा हुआ, अगर मैं यहाँ लेट कर दूं कोई ए में अगर एलिमेंट है 1, 2 और 3 लिख दूं, तो आर में अगर मेरे को जो आर में एलिमेंट होगा, अगर इसकी बात कर रहा हूं तो 1, 2, 3, तो आर में जो मेरे पास एलिमेंट होगा रिफ्लेक्सिव के लिए वो 3,3 भी होगा। 1, 1, 2, 2, 3, 3। और अगर मैं इसमें से अगर ये मिसिंग कर दूं, ये हटा दूं 1, 1 और 3, 3, तो 2 की सेम इमेज नहीं मिल रही अंदर। यानी अब आप लोग लिखोगे 2,2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, नॉट एलिमेंट ऑफ आर। तो अगर ये आर का एलिमेंट नहीं है तो आप कह दोगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप लोगों को ये एलिमेंट मिल रहे हैं बट ये नहीं मिल रहा है, तो आपको हमेशा इन केसेस में, इस चैप्टर में हमेशा नेगेटिव इमेज ढूंढनी है। क्या ढूंढनी? नेगेटिव जो भी एग्जांपल ढूंढना है। तो नेगेटिव एग्जांपल दिख रहा है आपको कि 2, 2 नहीं है, 1, 1 है, 3, 3 है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, बट कौन सा एलिमेंट नहीं है वो नेगेटिव आपको ढूंढना है। तो नेगेटिव आपको मिल रहा है 2, 2 इस केस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो आप ये कह दोगे कि इन आप कह दोगे इसके लिए तो है बट उसके लिए नहीं। तो अल्टीमेटली आपका प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। उसी तरह ये 2 है बट 1 नहीं है, तो अल्टीमेटली आप ये मानोगे कि 2, 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव का केस क्लियर हो गया। मैं समझता हूँ कि जितने भी इसमें एलिमेंट होंगे उन सब की सेम इमेज मिलनी चाहिए। अगर आप उसके साथ और भी कोई एलिमेंट आ जाता है 1, 3, 3, 1, तो वो रिफ्लेक्सिव अलाउ करता है, बट आइडेंटिटी उसको अलाउ नहीं करता। आइडेंटिटी में तो सिर्फ सेम इमेज होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का केस अपन लेके चल रहे हैं, सिमेट्रिक का केस अपन लेके चल रहे हैं। अब सिमेट्रिक के केस में ये कहता है कि अगर आपके आर के अंदर 1,2 अगर है तो उसके अंदर 2,1 भी होना चाहिए। यानी अगर a, b अगर r का एलिमेंट है, a, b अगर r का एलिमेंट है, यानी a 1 और 2 अगर r का एलिमेंट है, तो उसकी इमेज b, a भी r में होनी चाहिए। यानी 1,2 है तो 2,1 भी उसमें मिलना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि 1,2, 2,1, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से 1,2 इज एलिमेंट ऑफ r है, बिल्कुल है, तो अब आप यहाँ लिखोगे कि 2,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ r, so it is not reflexive, it is not symmetric। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो आपको जो भी यहाँ पर एलिमेंट गिवन है उन सब की इमेज मिलनी पड़ेगी, सभी की, जितने भी यहाँ पर है। जिसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कोई एज्यूम कर लिया है, कोई ए एज्यूम कर लिया है, कोई 1, 2, 3 एज्यूम कर लिया है। आर में मैं जो लेके चल रहा हूँ ये दोनों को फुलफिल कर रहा है। जो इसमें लिख रहा हूँ आर वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक होगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। मैं लिख रहा हूँ 1, 1 इस एक को देखते हैं, ऊपर वाला एग्जांपल सेट करना, यहाँ एग्जांपल अलग से दे रहा हूँ। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1। अब आप इसको देख के बताइए क्या ये, और मैं और लिख देता हूँ 2, 3 और 3, 2। आप ये देख सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इस A क्रॉस A के मैंने ये यूनिवर्सल रिलेशन लिख दिया इस R को। इसको मैं बोल दूंगा R यूनिवर्सल, क्योंकि R इज सबसेट ऑफ A इक्वल टू A क्रॉस B। तो ये A क्रॉस A में जितने एलिमेंट होंगे वो सारे इस R में लिख दिए मैंने, ध्यान देना, सारे एलिमेंट लिख दिए। अब आप इसको चेक करोगे क्या ये सिमेट्रिक है क्या। तो सबसे पहले देखो ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये तो आपका रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है क्योंकि सेम इमेज आ रही है इस एलिमेंट की, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इन्हीं एलिमेंट को वापस अगर यहाँ पे चेक करो तो ये इनकी सेम इमेज मिल रही है, तो ये भी ये जो तीनों है ये तीनों सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई करते हैं, तीनों सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई करते हैं। बट मेजर पार्ट क्या, अब इनको चेक करना 1 और 2, तो इसका उल्टा इमेज 2 और 1 मिल रहा है। ए बी है तो बी ए मिलना चाहिए फॉर ऑल ए बी, जिसमें ए बी में जितने भी एलिमेंट है। तो अब देखो 1, 2 है तो 1, 2 का 2, 1 मिल रहा है, उस आर में है, इस आर में 2, 1 भी है, कोई दिक्कत नहीं। 1, 3 तो 1, 3 का 3, 1 भी है, कोई दिक्कत नहीं। 2, 3 का उल्टा 3, 2 भी है। अगर आप उल्टा ले लो 2, 1 इसका उल्टा 1, 2, 3, 1 उल्टा 1, 3, 3, 2 उल्टा 2, 3। तो इनके सारे एलिमेंट अगर सिमेट्रिक मिल रहा है, अगर एक भी जैसे मैं यहाँ लिख दूं 1, 3 और इसका उल्टा हटा दिया मैंने, जैसे 1, 1 मिल रहा है, ये 1, 1, 1, 2 का 2, 1 मिल रहा है, 2, 3 का 3, 2 मिल रहा है, बट 1, 3 मिल रहा है। और आप देखोगे 1, 3 का एलिमेंट नहीं है, सॉरी 3, 1 इस आर में नहीं है, अभी देखो नहीं है,
नहीं है तो आप ये देख के बता सकते हो कि अगर ये अंदर नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर एक भी नेगेटिव केस आ गया तो यहाँ अपने को क्या होना चाहिए था, 3 और 1 भी होना पड़ेगा। अगर ये 3 1 है तो ये कह देंगे कि ये सिमेट्रिक भी है, यानी ये आर रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है और सिमेट्रिक भी आ रहा है। ये जो रिलेशन लिखा ये ऊपर के दोनों कंडीशन को फुलफिल करा है, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव फुलफिल कर रहा है। अब आता तीसरा केस ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव के लिए अगेन मैं वापस ये बात करूं तो ट्रांजिटिव के लिए यही केस लेके चल रहा हूं। अब इस केस स्टडी कैसे करें, तो इस केस की सबसे पहली स्टडी ये है, ये कहता है कि a कोमा b r का एलिमेंट होना चाहिए, r यानी रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। सेम b कोमा c भी r का एलिमेंट होना चाहिए, b कोमा c भी r का रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों के एलिमेंट रिलेशन है और रिलेटेड है तो b a कोमा b और b कोमा c यानी b बीच में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। इंप्लाइज दैट अगर ये दोनों फुलफिल हो रहे हैं देन a कोमा c इज एलिमेंट ऑफ r, यानी ये भी होना चाहिए। अगर ये दो फुलफिल है तो तीसरा a कोमा c, a कोमा b और b कोमा c अगर है तो a कोमा c अगर r में मिल जाता है तो आप क्या लिख देंगे कि ये क्या है, ट्रांजिटिव यानी ट्रांसफर फिनोमेना होंगे, a कोमा b b कोमा c। तो a कोमा c भी उस पे क्या हो गया, r का पार्ट आ गया तो है, और a कोमा c r का पार्ट नहीं है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं। अब ये कहता है कि सभी केसेस में a b c जो इसको डिनोट करेंगे उस सेट पे। अब अपन आते हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये जो मैंने R लिखा है और ये एग्जांपल लेके मैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को बताते हैं, सेम इसी एग्जांपल को मैं ट्रांजिटिव से लेके चल रहा हूं। ट्रांजिटिव कहता है कि दो केस फुलफिल होना चाहिए। देखो कैसे हो रहा है, मैं देखो सबसे पहला केस ये लेके चल रहा हूं, ये दो ये केस लेके चल रहा हूं। इस केस में देखो आप देखो 1 कोमा 2 इज एलिमेंट ऑफ R एंड 2 कोमा 1 इज एलिमेंट ऑफ R। 1 कोमा 2 इज एलिमेंट ऑफ R एंड 2 कोमा 1 इज एलिमेंट ऑफ R। ये 1 कोमा 2 और 2 कोमा 1 एलिमेंट है, B और C को दूसरा उससे तो फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर A कोमा B और B कोमा C हो चुका है, तो आप देखो 1 कोमा 1 आएगा A कोमा C। 1 कोमा 1 इज एलिमेंट ऑफ R, यस या नो, बिल्कुल 1 कोमा 1 है, तो ठीक है। ऐसे सारे चेक करने पड़ेंगे, अगर सभी में एक भी नेगेटिव के साथ तो आप कहोगे नहीं। देखो ये मिल रहा 1 कोमा 2 2 कोमा 1 तो 1 1 मिल गया, 1 कोमा 3 3 कोमा 1 तो 1 कोमा 1 मिल रहा है, 2 कोमा 3 3 कोमा 2 तो 2 कोमा 2 मिल रहा है। अगर आप उल्टा रिलेट करें, ऐसा रिलेट करें कि 1 कोमा 2 इज एलिमेंट ऑफ R, और अब आ जाओ एंड ये 2 कोमा 3 इज एलिमेंट ऑफ R, 1 कोमा 2 इज एलिमेंट ऑफ R एंड 2 कोमा 3 इज एलिमेंट ऑफ R, देन आप देखो 1 कोमा 3 शुड बी एलिमेंट ऑफ R, शुड बी एलिमेंट ऑफ R, है ना। 1 कोमा 3 एलिमेंट है क्या, बिल्कुल है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। बट अगर आपको यहां से मैं 1 कोमा 3 हटा दूं तो अगर ये नहीं मिलेगा तो आप कहते हो कि अगर देखो ये वाला केस तो फुलफिल हो रहा था बट इसमें 1 3 नहीं मिल रहा है, दोनों केस फुलफिल हो रहे हैं बट ये 1 3 नहीं मिल रहा, तो आप एक भी नेगेटिव केस आता है आप कहते हो कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, यानी ये A कोमा C होना ही चाहिए। अगर ये है और ये है तो A कोमा C भी शुड बी पार्ट ऑफ R का पार्ट होना चाहिए। ये सब चीजें मिलती है तो आप इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। और अब आपको एक दो ट्रांजिटिव एक दो केस और दिए, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में पेपर क्वेश्चन में क्या होता है ऐसा केस भी मिल जाता है। मैं अगर यहाँ पे बात कर लूं, इस केस को पूरा कंप्लीट कर देता हूँ और आपको मैं ये देता हूँ कि ये 1 कोमा 2 बोल देता हूँ। अब आप बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या आप बताइए। तो अगर आप रिफ्लेक्सिव देखोगे तो ये इस साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांजिटिव की मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, इस आर को देखे, इस आर को देखते हुए मैं सिमेट्रिक बोलूँ, रिफ्लेक्सिव बोलूँ तो 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, इस आर में तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब 1 2 है बट 2 कोमा 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, सिमेट्रिक है, A कोमा B है तो B कोमा A मिलना चाहिए जो कि अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कह दो कि ये सिमेट्रिक नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं हो और सिमेट्रिक नहीं हो। अब आता है ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव कहता है कि A कोमा B शुड बी एलिमेंट ऑफ R, ये होना चाहिए, और B कोमा C शुड बी एलिमेंट ऑफ R, दो होने चाहिए, तब अपन A कोमा C चेक करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो A कोमा B तो मिल रहा है, ये पहला केस तो आप में मिल रहा है, बट सेकंड केस के लिए सफिशिएंट कंडीशन ही नहीं है, यानी आप 1 और 2, तो 2 के लिए अपने पास आगे 2 जो से रिलेट होगा उसके लिए अपने पास डेटा नहीं है, अगर वो होता तो आप लोग श्योर बता देते हैं। तो अब इसके लिए कोई चीज नेसेसरी है नहीं,
तो बट फिर भी अगर मिलेगा तो आप इसलिए क्या कहोगे, इस तरह की केवल इस रिलेशन के लिए आप कहोगे कि इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, क्योंकि इसका क्या है, वो इस सेकंड वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अपने पास कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसीलिए आप इसको क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके बाद बी और सी वाला डेटा आप कंसिडर कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, इसके लिए डेटा है नहीं। तो अब आप क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव। तो मेनली मैंने आपको जो मेजर पार्ट आपका 12th का है फर्स्ट चैप्टर में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इनके बारे में एग्जांपल देके क्लियर किया। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन वर्ड आता है, इस इक्विवेलेंस रिलेशन को आप लोग क्या कहोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलता है कि कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, यानी तीनों फुलफिल करते रहे, तीनों यस हो जाए, तीनों ट्रू हो जाए, तो वो तीनों का कंबाइंड वर्जन का आप बोलोगे इक्विवेलेंस रिलेशन। और इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाए, एक भी फॉल्स हो जाए, तो आप देखोगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, कि इनमें से रिफ्लेक्सिव भी कोई भी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, तीनों फुलफिल है तो ही रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस है। एक भी फॉल्स हो गया, एक भी, एनी वन ऑफ देम विल बी फॉल्स, देन इक्विवेलेंस, इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आप लोगों का मैंने टॉपिक कंप्लीट किया। अब एक मेजर टॉपिक और मैं आपका एक छोटा सा वर्ड डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों के कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ए से बी में कोई टॉपिक दे दिया, आपसे ए और बी आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल ए में आपको दे दिया 1 और 2 और बी में कोई एलिमेंट दे दिया 3 और 4 एलिमेंट दे दिए, तो आपसे पूछ लेता है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने रिलेशन होंगे, कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, टोटल नंबर ऑफ ए से बी में कितने रिलेशन होंगे, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप ये मान के सकते हैं कि हमेशा ए क्रॉस बी बात करें तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे, हमेशा 1 3 1 4 2 3 2 4। अब आप ये 2 और 2 मिलके 2 2 जा 4, यानी 4 ए क्रॉस बी में होंगे, जो आप लोगों ने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा है कि ए में m एलिमेंट है, बी में m एलिमेंट है, तो ए बी में m into m एलिमेंट होंगे, और ये इसमें ए बी में m into m एलिमेंट होंगे। और इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर, इसमें कितने 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 एलिमेंट, तो 2 की पावर 4 यानी 16। अब जितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं उस ए क्रॉस बी में, क्रॉस बी के सबसेट कितने हैं, इतने, तो उतने ही क्या होते हैं, हमेशा उतने रिलेशन होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे हमेशा वो 2 की पावर p q, यानी ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे उतने पॉसिबल रिलेशन पॉसिबल है। और अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो ए क्रॉस ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस है, ये सारी पूछा था नहीं बात, तो ए क्रॉस ए हो जाता है। ए क्रॉस ए के लिए अपन क्या बना रहे हैं, 1 1 2 2 1 2 2 1। तो अब आप इसमें एलिमेंट देखेंगे तो अगर देखोगे इसमें एलिमेंट कितने हैं 2 और इसमें एलिमेंट कितने होंगे 4, तो 2 की पावर 4 यानी 16 बनेंगे, और 16 टोटल कितने होंगे उसमें रिलेशन होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बना दिया है, अगर किसी सेट में अगर आप ए क्रॉस ए की बात कर रहे हैं, इफ ए हैविंग एन ऑफ ए हैविंग अगर पी एलिमेंट, एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, एन ऑफ ए हैविंग पी एलिमेंट, तो एन ऑफ ए क्रॉस ए हैविंग पी इनटू पी यानी पी स्क्वायर एलिमेंट। तो जो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स और इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 2 की पावर p स्क्वायर, 2 की पावर p स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स होते हैं उतनी टोटल नंबर ऑफ क्या आते हैं, रिलेशन होते हैं। तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 2 की पावर p स्क्वायर है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कहीं 1 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता था, क्लियर कर सके उसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 2 की पावर p स्क्वायर। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं 1.1 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की, और उसको कंप्लीट करके अपन ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ओके।